जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही थी और पिछले वीडियो में भाग 13 तक के अनुच्छेद हो गए थे 307 तक। आज इस वीडियो में भाग 14 से भाग 17 तक के अनुच्छेद होंगे। तो देर ना करते हुए भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में दिया गया है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक अनुच्छेद हैं। तो ये सेवाएं दो भागों में बटी हैं, एक सेवाएं और दूसरा लोक सेवा आयोग। मतलब भाग 4 में अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं और दो अध्याय हैं भाग 14 के, एक है सेवाएं और दूसरा है लोक सेवा आयोग। तो अध्याय 1 में सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से 314 तक। तो देखते हैं अध्याय 1 में सेवाएं अनुच्छेद 308 से 314 तक। पहला है अनुच्छेद 308 में है निर्वचन। 308 में है निर्वचन। 309 में बताया गया है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 309 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 में बताया गया है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पद अवधि 310 में। 311 में बताया गया है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत। संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, ये 311 में मतलब ट्रांसफ़र और पद से हटाना, डिसमिस और पंक्ति में अवनत किया जाना, ये किस संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में जो नियोजित व्यक्ति हैं तो उनका ट्रांसफ़र, पद से हटाना, पंक्ति से अवनत, ये सब जो है 311 के तहत। और 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 का में बताया गया है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 312 का में बताया गया है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 निरसित है। तो ये तो अध्याय 1 है सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 314 तक। तो ये अगला अध्याय है भाग 14 का लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग अध्याय 2 में जो अनुच्छेद 315 से 323 तक भाग 14 में। तो 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में बताया गया है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। मतलब लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 में बताया गया लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना 317 के तहत किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना 317 के अंतर्गत। 318 के अंतर्गत आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति 318 में। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 319 में बताया गया है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। मतलब आयोग के जब सदस्य ना रहें तब उनके पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, रोक लगेगी 319 के तहत।
320 में बताया गया लोक सेवा आयोग के कृत्य, मतलब क्या काम है लोक सेवा आयोग के, ये 320 में बताया गया है लोक सेवा के आयोगों के कृत्य। 321 में बताया गया है लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 321 में बताया गया है लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति 321 में। और लोक सेवा खर्चा, लोक सेवा आयोगों के व्यय, लोक सेवा आयोगों के व्यय जो है 322 में, लोक सेवा आयोगों के व्यय 322 में है। अनुच्छेद 323 में बताया गया है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन है। 322 में खर्चा है लोक सेवा आयोगों के और 323 में है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। तो ये तो अध्याय 2 था लोक सेवा आयोग। अब भाग 14 का है। भाग 14 का में अधिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 323 खा तक, अनुच्छेद 323 का से 323 खा तक अधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 14 का अनुच्छेद 323 का में बताया गया है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का में बताया गया है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 खा में बताया गया है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अन्य विषयों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 खा में बताया गया है। तो इस तरीके से भाग 14 कंप्लीट हुआ। अब आ गया है भाग 15, और भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 324 से 329 का तक। भाग 15 निर्वाचन के बारे में 324 से 329 का तक। तो अनुच्छेद 324 में बताया गया है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 324 में बताया गया है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 325 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। 325 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। उसके द्वारा मतलब ये नहीं होगा कि आप अच्छे घर के हो, अच्छे धर्म के हो तो तुम्हारा विशेष निर्वाचन नामावली में नाम हो, इसका दावा करो। ये अनुच्छेद 325 में बताया गया है। 326 में बताया गया लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार पे आधार पर होगा। ये 326 में बताया गया है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के ऊपर होगा, 326 में बताया गया। अनुच्छेद 327 में बताया गया है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति 327 में बताई गई है। निर्वाचनों के संबंध में के उपबंध करने की संसद की शक्ति 327 में। 328 में है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 328 में बताया गया है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति अनुच्छेद 328 में बताया गया। अनुच्छेद 329 में बताया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप नहीं होगा, ये अनुच्छेद 329 में बताया गया है। और भाग 15 का जो अनुच्छेद 329 है इसमें बताया गया निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। और 29 का जो है ये निरसित है। तो इस तरीके से ये भाग 15 हुआ। भाग 16 में बताया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में है। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। 330 से अनुच्छेद
342 तक। तो अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण जो है 330 के तहत है। पूछेगा कि लोकसभा में जो एससी और एसटी के लिए आरक्षण है वो किस अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331 के तहत, जो आंग्ल इंडियन समुदाय से निर्वाचित किए जाते हैं 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, वो अनुच्छेद 331 के तहत। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण 330 में और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण 332 में। और 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। 33 में है विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 333 में। 334 में है स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात न रहना, मतलब स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व ये 50 साल में परिवर्तित होगा, ये सरकार पर डिपेंड है कि वो रखेगा कि नहीं। तो स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात न रहना ये अनुच्छेद 334 बताता है। 335 बताता है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे 335 में है। एससी और एसटी के पदों के दावे अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 336 कहता है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध 336 में। अनुच्छेद 337 में कहता है आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, मतलब आंग्ल भारतीय के समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान जो है 337 में होगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध 337। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग जो है शेड्यूल कास्ट कमीशन 338, और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 में एससी कमीशन और 338 का में एसटी कमीशन, मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 और 338 का। 339 में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 339 बताता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 339। अनुच्छेद 340 में बताया गया पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, अनुच्छेद 340 में बताया गया पिछड़ों की दशा के सुधार के लिए आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति 340 में बताया गया है। और अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां बताई गई कौन कौन है, और अनुच्छेद 342 में बताया गया है अनुसूचित जनजातियां। तो ये तो था भाग 16। एससी कास्ट क्या है 341 में और एसटी कास्ट क्या है 342 में। तो ये भाग 16 है। अगला भाग है 17। इसमें भाग 17 में राज्यसभा के बारे में बताया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। 343 से 351 तक अनुच्छेद हैं भाग 17 में राजभाषा के बारे में। तो इसमें 4 अध्याय हैं। राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17 में, इसमें 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में संघ की भाषा, और संघ की भाषा के अध्याय 343 344। तो संघ की भाषा पहला अध्याय है। 343 344 2 अनुच्छेद हैं। तो 343 कहता है संघ की राजभाषा, 343 कहता है संघ की राजभाषा, और 44 में बताया गया है 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति 344, और संघ की राजभाषा 343 में बताया गया है। अध्याय 2 में बताया गया है प्रादेशिक भाषाएं,
अध्याय 2 है, भाग 17 का अध्याय 2 है, प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 से 347 तक। तो 345 से 47 तक दूसरा जो अध्याय है प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज। तो अनुच्छेद 345 में कहा गया राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 345 कह रहा है राज्य की राजभाषा और राज्य की भाषाएं ये क्या होगा, इसके विषय में राज्य की राजभाषा और राज्य की भाषाएं ये 345 में बताया गया है। अनुच्छेद 346 कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा के बारे में बताया गया है 346 में। मतलब एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में क्या भाषा होगी और एक राज्य और संघ के बीच में क्या भाषा होगी, पत्रादि की भाषा। तो ये अनुच्छेद 346 में। 347 में बताया गया है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब कोई ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा कोई विशेष बोली बोली जाती है तो उसके भाषा के संबंध में विशेष उपबंध 347 में। तो ये तो भाग 17 के अंतर्गत प्रादेशिक भाषाएं अध्याय 2 हुआ। भाग 17 के अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा में अनुच्छेद 348 से 349 तक। 348 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों एवं विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियम और विधेयकों की क्या भाषा होगी, क्या भाषा प्रयोग की जाएगी, ये 348 में बताया गया है। और 349 में बताया गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। मतलब भाषा से संबंधित कुछ नियम जो है अधिनियमित किए जाएंगे, उसकी विशेष प्रक्रिया है 349 में। अध्याय 4 में बताया गया है, ये तो हो गया अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा। अध्याय 4 में बताया गया विशेष निर्देश, मतलब स्पेशल डायरेक्टिव। तो अध्याय 4 विशेष निर्देश जो है ये अनुच्छेद 350 से 351 में है। तो अनुच्छेद 350 में बताया गया है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब अपनी कोई समस्या है उसके निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा 350 में। क्या भाषा आप अभ्यावेदन में प्रयोग करेंगे, ये 350 अनुच्छेद 350 के अंतर्गत बताया गया है। और अनुच्छेद 350 का में बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। मतलब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा ये 350 का में बताया गया। हर व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिलेगी, ऐसा बताया गया है 350 का में। और 350 में अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। 350 खा में बताया गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। मतलब जिनकी भाषा कम बोलने वाले हैं, ऐसी भाषाएं जिनको कम बोलने वाले हैं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 में बताया गया हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 351 में हिंदी भाषा का कैसे विकास हो तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये तो अनुच्छेद थे भाग 14 से भाग 17 तक हमने जाना। अगले पार्ट में सारे भाग हो जाएंगे 18 से 22 तक। बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही